सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 2007 का एक्ट है। यूपी जुडिशरी में ये ऐड हुआ है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, छोटा एक्ट है। इसे हम 2 से 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे अपनी यूट्यूब के माध्यम से ही। ठीक है, आज हम सेक्शन 7-8 तक पढ़ेंगे, देन आगे एंड फिर लास्ट सीरीज जो होगी इस एक्ट की वो एमसीक्यूज की होगी, ताकि ये आपका एक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें कि ये जो एक्ट है, इसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, राइट। अब ये पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है, बट जम्मू कश्मीर पे नहीं करता है। ये 2019 से पहले था, 2019 के बाद अब ये जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई करता है। अब इसकी जो डेफिनेशंस है, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चिल्ड्रन चिल्ड्रन में सन डॉटर, ठीक है, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर आएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं आएगा जो माइनर है। जनरली हम अदर लॉज में पढ़ते हैं चिल्ड्रन को माइनर, बट यहाँ पे माइनर चिल्ड्रन नहीं है। फिर मेंटेनेंस क्या है आपका? फूड भी है, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल एंड ट्रीटमेंट। माइनर जो मेजॉरिटी एक्ट के लिए माइनर है, लाइक 18 ईयर्स तक जो नहीं है। पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स कैसे भी हो सकते हैं, बोथ मेल फीमेल, फादर मदर, चाहे तो बायोलॉजिकल हो, ठीक है, चाहे तो दत्तक अडॉप्टिव हो, चाहे स्टेप फादर स्टेप मदर कैसे भी हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो पेरेंट्स, मतलब 60 साल से ऊपर हो, चाहे ना भी हो। ठीक है, तो ये आपके पेरेंट्स होते हैं। प्रिस्क्राइब से हमारा यहाँ पे अर्थ है, तात्पर्य है प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स या स्टेट गवर्नमेंट, जो कि अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है? दोनों, मूवेबल भी इमूवेबल भी, एंसेस्ट्रल भी सेल्फ एक्वायर्ड भी, हमने हिंदू लॉ में देखा ये, ठीक है, टैंजिबल भी इंटैंजिबल भी। और प्रॉपर्टी से जुड़े राइट्स भी प्रॉपर्टी में आएंगे, लाइक रेंट का राइट, फिशरी का राइट, ये सब। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब है जो पहली चीज तो माइनर नहीं है, और रिलेटिव उसी का ही होगा जो चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन होगा। मतलब सीनियर सिटीजन तो है, ठीक है, अब सीनियर सिटीजन कौन होता है? जो 60 साल से ऊपर है, बट उसका कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। अगर उस सीनियर सिटीजन का बच्चा नहीं है, तो कोई जो उसका लीगल हायर होगा वो रिलेटिव होगा। पहली चीज, वो लीगल हायर माइनर नहीं होना चाहिए। एंड लिखा है, इट्स नॉट माइनर एंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो उस सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी के कब्जे में है, पोजेशन में है, या उसे ऐसा अनुमान है कि इस सीनियर के मरते ही ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, यही इनहेरिट करेगा। तो इन दैट केस ही विल बी रिलेटिव, राइट। अब सीनियर सिटीजन कौन है? जो 60 साल से ऊपर की एज का है। फिर स्टेट गवर्नमेंट कौन है? स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के लिए भी हो सकता है, ठीक है, ये हम आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। ट्रिब्यूनल जब हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे इसी एक्ट का, तब समझ में आएगा। वेलफेयर का मतलब काइंड ऑफ मेंटेनेंस ही होता है, मतलब फूड, हेल्थ फैसिलिटीज या अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लेकिन सीनियर सिटीजन को, राइट। अब इस एक्ट को हम ओवरराइडिंग इफेक्ट देंगे बाकी सब एक्ट से। तो आई होप आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। क्लियर? अगर अब हम आगे चलते हैं, देखिए ये बोलता है सेक्शन 4 बोलता है कि एक जो सीनियर सिटीजन है, अगर वो, अब देखिए अगर आप सीआरपीसी का 125 पढ़ेंगे ना, तो मोस्टली ये इसी तरह का ही है, ठीक है, आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये बोलता है कोई भी सीनियर सिटीजन, मतलब 60 साल से ऊपर जिसकी एज है, इंक्लूडिंग द पेरेंट्स, ठीक है। अब पेरेंट्स कौन थे? हमने पढ़ा पेरेंट्स फादर मदर, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, चाहे अडॉप्टिव हो, चाहे स्टेप हो, चाहे बायोलॉजिकल हो। अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपनी अर्निंग से, खुद की अर्निंग से या खुद की प्रॉपर्टी से, तो वो सेक्शन 5 में एप्लीकेशन आवेदन डालेंगे। एप्लीकेशन कहाँ डालेंगे? सेक्शन 5 में डालेंगे। अब किसके लिए? इन केस ऑफ अगर वो पेरेंट है, अगर पेरेंट डाल रहा है, सेकंड बोल रहा है, या सिटीजन डाल रहा है, दो लोग ही डाल सकते हैं। ये एक्ट जो है दो लोगों के बारे में ही बताता है। मेंटेनेंस ऑफ whom? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। तो सेक्शन 4 बोलता है कि दोनों डाल सकते हैं, पेरेंट्स भी डाल सकते हैं, सीनियर
सिटीजन भी डाल सकते हैं, पर जो वरिष्ठ नागरिक है वो तभी डालेगा जब वो चाइल्डलेस है। ठीक है, वो चाइल्डलेस है, क्योंकि अगर अगर वो चाइल्डलेस नहीं होता, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अगर वो चाइल्डलेस नहीं होता तो वो पेरेंट की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो वो पेरेंट की कैटेगरी में कोई एज बैरियर नहीं है, सिर्फ वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो 18 साल से लेके कितना भी हो। तो वो तो, अगर उनके बच्चे हैं तो वो क्लॉज 1 में आ गया। लेकिन किसी पेरेंट के अगर बच्चे नहीं हैं, किसी पेरेंट के अगर बच्चे नहीं हैं, तो सिर्फ इस केस में सीनियर सिटीजन ही रिलेटिव से क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या पेरेंट रिलेटिव से क्लेम कर सकता है? नो, पेरेंट नहीं कर सकता, सीनियर सिटीजन कर सकता है। अब अगर टेक्निकल क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से आपको घुमाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। Obligation of children or relative, as the case may be, to maintain a senior citizen. It extends to the needs of such citizen. मतलब ऐसा नहीं है, अगर हम मेंटेन करते हैं, मेंटेन का मतलब ये होता है हम नेसेसरी चीजें मेंटेन कर रहे हैं, इस तरह से कि नॉर्मल लाइफ जी सको, खाना, 3 वक्त का खाना, रोटी, सोना, कपड़े, दीज ऑल थिंग्स, राइट। राइट, आगे अगर हम चलते हैं तो देखिए सेक्शन 4 का ही क्लॉज 2 की हमने बात करी, अब हम क्लॉज 3 की बात करते हैं। अगर अब चिल्ड्रन का ऑब्लिगेशन टू मेंटेन देयर पेरेंट्स, दैट विल बी सेम टू लीड द नॉर्मल लाइफ। ठीक है, नॉर्मल लाइफ की तरह ही। आगे, जब हमने बोला कि सीनियर सिटीजन को रिलेटिव कब मेंटेन करेंगे, जब सीनियर सिटीजन के कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, बट रिलेटिव वही रिलेटिव मेंटेन करेगा जिसके पास इतना पर्याप्त मींस है कि वो सीनियर सिटीजन को मेंटेन कर सकता है, और वो उस सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक की प्रॉपर्टी की संपत्ति में के कब्जे में है, या कब्जे में अगर नहीं है बट वो इनहेरिट कर सकता है, तो तभी रिलेटिव से क्लेम किया जाएगा। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा रिलेटिव है तो हम अनुपात, प्रपोर्शन में, कितना कितना कौन लेगा मरने के बाद, उसके अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, दो रिलेटिव्स हैं ए और बी, और वसीयत बना दी गई है कि 70% जो है ए को मिलेगा, 30% जो है बी को मिलेगा, तो उसी अकॉर्डिंगली, राइट। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस पे। अब इसका क्लॉज 1 बोलता है कि जब एप्लीकेशन मेंटेनेंस की आप बना रहे हो, तो या तो वो सीनियर सिटीजन बना सकता है या कोई भी पेरेंट, हम दोनों की डेफिनेशन भी पढ़ ली है। ठीक है, चाहे तो अगर वो कैपेबल नहीं है तो संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बना सकती हैं। अब मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी भी कि संस्थाएं कौन कौन सी हैं सीनियर सिटीजन की मेंटेनेंस के लिए, तो वो भी बना सकती हैं। फिर ट्रिब्यूनल सुओमोटो भी बना सकते हैं, राइट। तो कौन कौन बना सकता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है जो वॉलंटियरली, स्वेच्छा से आपकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम या कोई और लॉ, एनी अदर लॉ। उसके बाद आफ्टर दैट ट्रिब्यूनल, नाउ ये आपसे पूछ सकते हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस, अंतरिम भरण पोषण के बारे में किस क्लॉज में बता रखा है? सेक्शन 5 क्लॉज 2। ठीक है, ट्रिब्यूनल बोलता है जैसे कि किसी ने, पेरेंट ने या सीनियर सिटीजन ने आवेदन डाला कि मुझे भरण पोषण मेंटेनेंस दिया जाए, तो उस टाइम के लिए जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही है, कार्यवाही चल रही है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल यहाँ पे क्या कर सकता है, अंतरिम मेंटेनेंस दे सकता है उस सीनियर सिटीजन को या पेरेंट को, जैसे कि मेंटेनेंस में 125 में वाइफ एंड ऑल को मिलता था। अब क्लॉज 3 बोलता है जब ये अंतरिम मेंटेनेंस दे दिया गया है, उसके बाद ऑपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व किया जाएगा, जो कि कौन है, या तो चिल्ड्रन या रिलेटिव। चिल्ड्रन कैन बी योर सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, नॉट ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर, ताकि हम उनका भी पक्ष सुने, ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, है ना। दोनों पार्टियों का सुनने के बाद, जांच इंक्वायरी करने के बाद, जो ट्रिब्यूनल है वो मेंटेनेंस डिटरमाइन करती है, राइट। बट इन केस, हाँ, क्लॉज 4 अब ये बोलता है ये जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं हो जानी चाहिए 90 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं किस डेट से। ठीक है,
अगर 90 डेज में नहीं हो रहा है तो ये आगे 30 डेज भी जो है एक्सीड कर सकता है, बट उसके लिए आपको स्पेशल रीजंस इन राइटिंग बताने पड़ेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट, अगर एक बार आपने शायद ऑर्डर 1 ऑफ सीपीसी में पढ़ा होगा, पार्टीज का ऑर्डर 1 सीपीसी रूल 10, ठीक है, इम्प्लीडिंग, आप पार्टीज को ऐड कर सकते हो, ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर प्रोसीडिंग के दौरान ऐसा लगता है कि एक लाइक फॉर एग्जांपल सिर्फ सन एट प्राइमा फेसाई सीनियर सिटीजन ने सिर्फ और सिर्फ सन के अगेंस्ट ही मेंटेनेंस लिया, वो चाहे तो प्रोसीडिंग्स के दौरान डॉटर को भी ऐड कर सकती हैं। तो यही बोलता है कि प्रोसीडिंग्स के दौरान इम्प्लीड किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगर ऑर्डर किसी एक पर्सन के अगेंस्ट बना, तो अगर किसी दूसरे की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन की लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसको अपना मेंटेनेंस जो है उतना ही देना है। राइट? नेक्स्ट चलते हैं क्लॉज 7 में। क्लॉज 7 ये बोलता है कि तो ये जो अलाउंसेस हैं ये किस दिन से पेबल होंगे? जिस दिन कोर्ट जो है ऑर्डर करता है कि मेंटेनेंस इतना देना है, या कोर्ट कोई स्पेसिफिक डेट भी दे सकता है कि अगले महीने से या किसी पिछली तारीख से, तो बोथ डेज। राइट? द लास्ट क्लॉज ऑफ सेक्शन 5 सेज दैट अगर जो चिल्ड्रन या रिलेटिव जिनको बोला गया है वो नहीं दे पाता है, वो नहीं देते हैं मेंटेनेंस, और कोई भी हमारे पास पर्याप्त उसका रीजन नहीं है, कॉज नहीं है, ठीक है, पर्याप्त हमारे पास सफिशिएंट कॉज नहीं है, तो उस केस में ट्रिब्यूनल क्या करेगा? वारंट इशू करेगा, जैसे कि हमने मेंटेनेंस में भी किया था। और वो वारंट जो इशू होगा, वो वारंट तभी इशू होगा जब कम से कम 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक मेंटेनेंस ना दिया गया हो, ड्यू। उसके बाद ही आप ट्रिब्यूनल में जाके वारंट की मांग करेंगे। तो वारंट इश्यू होता है, जब वारंट इश्यू होगा तो मैक्स टू मैक्स 1 महीने तक ही जीवित रह सकता है वह वारंट। राइट? इफेक्ट में रह सकता है, प्रभाव में रह सकता है। तो ये हमने सेक्शन 5 पढ़ा, सेक्शन 5 पढ़ा। आगे चलते हैं सेक्शन 6, ज्यूरिसडिक्शन, अधिकारिकता और प्रक्रिया। सेक्शन 6 बोलता है कि जो हमने सेक्शन 5 में प्रोसीडिंग्स पढ़ी हैं वो आप कहाँ, किस न्यायालय में, किस कोर्ट में जाएंगे? आप जाएंगे ट्रिब्यूनल में। वे किस डिस्ट्रिक्ट की ट्रिब्यूनल में जाएंगे? जहां पे वो चाइल्ड या रिलेटिव है, ठीक है, जहां पे वो चाइल्ड या रिलेटिव है, रिसाइड कर रहा है, यहाँ वो जहां पे लास्ट रिसाइडेड है, लास्ट। राइट? वहां जाएंगे। अब नेक्स्ट बोलता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोसेस इशू करेंगे। ट्रिब्यूनल के पास जब ये ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल होती है तो पहले तो किस ट्रिब्यूनल में होगी, ये हमने जुरिसडिक्शन पढ़ लिया। दूसरा, अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा? अब ट्रिब्यूनल इशू प्रोसेस करेगा, मतलब सम्मन भेजेगा। किसको? चाइल्ड को और रिलेटिव को। ठीक है, अब सम्मन भेजने के बाद उस ट्रिब्यूनल जो है उनकी पावर्स कौन कौन सी हैं? बिल्कुल सीआरपीसी की तरह, JM1 की तरह, जैसे कि सीआरपीसी में है। राइट? राइट? आफ्टर दैट, देखिए ट्रिब्यूनल का हमें पता है कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से एविडेंसेस नहीं लेते, बट इन द समरी वे वो लेते हैं। तो सारे साक्षियां जो ट्रिब्यूनल है वो लेंगे, वो लेने के बाद ही डिसाइड करेंगे। बट वो केस कैसे चलेगा? आपका सम्मन केस की तरह, जैसे सम्मन केस है सीआरपीसी में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एविडेंसेस लिए जाएंगे। अब जब एविडेंसेस लिए जाते हैं, यदि सम्मन करने पर या वारंट करने पर दूसरी पार्टी मतलब चाइल्ड और रिलेटिव नहीं आ रहे हैं, तो न्यायालय कोर्ट क्या करेगा? यहाँ पे वो एक्स पार्टे डिक्री भी, ऑर्डर भी दे सकता है। एक्स पार्टे मतलब एक पार्टी है, दूसरी पार्टी नहीं है। यदि वो चाइल्ड या रिलेटिव आउट ऑफ इंडिया रिसाइड कर रहा है, इसका जो है क्लॉज पूछ सकते हैं, 6 का क्लॉज 5 पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी लेकर आप सर्व करेंगे। लास्ट, जैसे कि हम डीवी एक्ट वगैरह में भी करते हैं या मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस में भी करते हैं कि तुरंत ही सब कुछ नहीं होगा, वी विल ट्राई टू सॉल्व, क्योंकि
अगर कुछ भी होमली मैटर है तो उस केस में हमेशा प्राइमा फेसाई ये करना चाहिए कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, कोर्ट में ना जाए, ट्रिब्यूनल के पास ना जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंसिलिएशन ऑफिसर के पास लेके जाएंगे ताकि सुझाव बाहर बाहर ही हो जाए, सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज बाहर ही हो जाए 1 महीने के अंदर। नहीं होता है तो फिर ट्रिब्यूनल से आप ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 7 पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है वो कौन बनाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ये पूछ सकते हैं आपसे, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, इस तरह से। आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। कब से, 6 महीने के अंदर, जब से ये एक्ट जो है आपका आया है। अब इसको प्रिसाइड कौन करेगा, ऑफिसर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसडीओ ऑफ द स्टेट, राइट। तो सेक्शन 7 के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब 8, क्योंकि हमने पढ़ा ये सम्मन केस है तो इंक्वायरी भी समरी वे में ही होगी, स्ट्रिक्ट नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्वायरी विल बी इन द समरी वे, नॉट द स्ट्रिक्ट वे। सो द ट्रिब्यूनल के पास यहाँ पे सिविल कोर्ट की ही पावर्स होंगी, मतलब ओथ पे एविडेंस लेना, डिस्कवरी करना, प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन, एटसेट्रा, जो हमने सारी सीपीसी में सिविल कोर्ट की पावर्स करी हैं, वो सारी ही पावर्स इस ट्रिब्यूनल की भी होगी। सेम जैसे आर्बिट्रेशन में आपने करा है, ट्रिब्यूनल की पावर्स वही सब। तो ये बोलता है सेक्शन 8। 9 बोलता है, 9 बोलता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। जांच करने के बाद, ये सब करने के बाद, तो कोर्ट क्या करेगा, ट्रिब्यूनल विल गिव द मेंटेनेंस ऑर्डर। ठीक है, अब अगर उनको लग रहा है कि चिल्ड्रन या रिलेटिव को हमें मेंटेनेंस ऑर्डर करना चाहिए, तो फाइनल ऑर्डर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पे कोर्ट को लगता है, ट्रिब्यूनल को लगता है कि वो जानबूझ के निग्लेक्ट कर रहे हैं या रिफ्यूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस ट्रिब्यूनल में डीम फिट टू पे द सेम फ्रॉम टाइम टू टाइम, मंथली वे में भी वो क्या कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं, राइट। अब एक बार जो फिक्स कर दिया, द मैक्सिमम मेंटेनेंस जो वो ऑर्डर कर सकते हैं वो हो सकता है 10,000 रुपए पर महीना। लमसम भी कर सकते हैं, बट अगर उनको लगता है तो मंथली भी कर सकते हैं। एक मंथ का 10,000 से ऊपर वो नहीं देंगे, राइट। मैक्सिमम है, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है। कभी चाहे तो ऑल्टर भी कर सकते हैं, बट दिस इज द मैक्सिमम, यही रहेगा। कभी कम है तो ज्यादा कर दिया, ज्यादा है तो कम कर दिया। क्लियर। तो आज हमने सेक्शन 10 तक पढ़ा, कल हम 11 से 20 नेक्स्ट सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।